वेलकम टू योर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरेशन का चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेल होता क्या है। तो अब समझिए, बहुत सारे ईंटा मिलके जैसे दीवार बनता है, फिर दीवार को मिला ले तो एक कमरा बनता है, और कुछ कमरा को मिला ले तो एक घर बनता है। जैसे कि आपका घर में भी कमरा होगा, किचन होगा, बहुत सारा रूम को मिला ले तो एक घर बनता है। वैसे ही हम लोग का शरीर भी उसी सेल से बना है। बहुत सारा छोटा सेल मिलके टिश्यू बना है। अगर टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बना है। फिर ऑर्गन पार्ट्स को मिला ले तो ऑर्गन सिस्टम बना है, और ऑर्गन सिस्टम को मिला ले तो हमारा बॉडी ऑर्गेनिज्म बना है। तो वैसे ही ईंटा से घर बना, ईंटा से दीवार बना, फिर कमरा बना, फिर घर बना। वैसे ही सेल से पूरा हम लोग का ऑर्गेनिज्म बना है, चाहे हमारा हो या कोई जानवर को हो या फिर कोई पेड़ पौधा का हो। सेल से ही मिलके हम लोग का हर एक बॉडी पार्ट्स बना होता है। तो द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हमारे लिविंग थिंग्स का सबसे बुनियादी इकाई माना जाता है। मतलब हर जीव का आधार एक सेल ही होता है, और यही सेल किसी भी जीव के शरीर की संरचना और काम करने का तरीका का मूल आधार होता है। सभी जीव या तो एक सेल से बना होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, या तो एक से ज्यादा सेल से बना होता है, जैसे कि पेड़ पौधा, जानवर। हम लोग किस में आ गए? जानवर में आ गए। ठीक है, तो वही बोला है द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना है? सेल से बना है। अ सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट है हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो सेल समझ में है। अब हम पढ़ते हैं जो हम लोग का आसपास इतना लाइफ दिख रहा है, चाहे इंसान हो या जानवर हो। तो सबसे पहले ये जो लाइफ कहाँ से पैदा हुआ है, कहाँ से आया है? तो बहुत सारा साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया कि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुआ है वाटर में। ठीक है, कहाँ ओरिजिनेट हुआ है? वाटर में। मतलब लाइफ जो है वाटर से ही बना है, लाइफ जो है वाटर से ही हुआ है। सम रिसर्चर बिलीव दैट लाइफ में बी ओरिजिनेट इन स्मॉल वाटर पूल्स विथ चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन रेदर देन इन द ओशन। पर कुछ रिसर्चर का ये मानना है कि लाइफ जो है वो स्मॉल वाटर पूल्स, मतलब छोटे छोटे जलकुंड जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन का साथ चेंजिंग होके बना है, ना ही ओशन से बना है। तो बहुत सारा रिसर्चर का ये मानना है कि ओशन के बजाय जो छोटे छोटे जलकुंड है वहां से ही लाइफ ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हॉट स्प्रिंग का। अब हॉट स्प्रिंग क्या है? हॉट स्प्रिंग मतलब चारों तरफ ठंडा, पर एक ऐसा जलकुंड होगा जिसका पानी बहुत गर्म होगा। ऐसा हमारे इंडिया में भी है ऐसा हॉट स्प्रिंग, जैसे कि पुगा वैली लद्दाख में, वहां आप एक हॉट स्प्रिंग मिल जाएगा जिसका पानी बहुत गर्म है पर चारों तरफ बहुत भयंकर ठंडा है। अब ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है फोटो में, ये क्या है? ये है कैल्शियम कार्बोनेट। ये जलकुंड में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का काम करता है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है। ये जैसे हम लोग का बॉडी में सेल मेम्ब्रेन का जो काम है, वही यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का काम है। ये सबसे पहले खोज किए थे जो हम लोग का लखनऊ का इंस्टीट्यूट, बीरबल सैनी इंस्टीट्यूट में ये खोज हुआ था कि यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का काम करता है। ये हॉट स्प्रिंग बस इंडिया में नहीं, दुनिया के हर एक बहुत जगह में है। तो ये इंडिया का एक पुगा वैली जो कि लद्दाख में है, हमारे भारत, प्यारा सा भारत में है, वहां है पुगा वैली, और ये जलकुंड आपको वहां देखने मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिस्कवर ऑफ सेल। सेल का डिस्कवर किसने किए थे? तो रॉबर्ट हुक, एक महान साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट हुक, वो सेल का डिस्कवर किए थे और सेल का नामकरण भी किए थे। जैसे आपका नाम है, आपका कुछ नाम होगा, आपका मम्मी पापा दिए होंगे, आपका दादा दादी, आपका नाना नानी, कोई भी दिए होंगे। वैसे ही सेल का नाम जो खोज करने वाले महान साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने ही दिए थे। 1665 में रॉबर्ट हुक सबसे पहले अपने से माइक्रोस्कोप डिजाइन किए थे, खुद से एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किए और वहां कॉर्क को ऑब्जर्व किए थे। कॉर्क किससे बना है? मेड फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। ये ट्री का बार्क है। आप बोल सकते हैं हमारे हिंदी लैंग्वेज में ट्री का छाल, ट्री का बार्क को वो माइक्रोस्कोप में रखे और वहां से उनको कुछ इस टाइप का देखने मिला। ये आप गौर से देखिए, कुछ याद आ रहा है? ये मधुमक्खी छत्ता टाइप का दिख रहा है, लेकिन मधुमक्खी का छत्ता नहीं है। अगर हम माइक्रोस्कोप में रखे कॉर्क को तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। सबसे
पहले ये कौन देखे थे? रॉबर्ट हुक 1665 में। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सबसे पहले सेल का डिस्कवर किए? तो कौन? रॉबर्ट हुक 1665 में खुद से एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाए थे और वहां जो है कॉर्क को रखे और उन्हीं से उनको सेल का नामकरण प्रदान हुआ। अब 1674 में एंथोनी वैन लेवेनहॉक ये एक ऐसा दुनिया के बारे में बताए जो कि हमारा आसपास ही मौजूद है, पर हम इनके बारे में अनजान थे। पर 1974 में एंथोनी वैन लेवेनहॉक ने उस दुनिया के बारे में हम लोग को पता करवाया, उस दुनिया से अवगत करवाया कि हमारे चारों ओर भी लिविंग सेल है। लिविंग सेल मतलब जिंदा सेल, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। उन्होंने क्या किए? उन्होंने पॉन्ड वाटर को अपना सेल्फ डिजाइन, वो माइक्रोस्कोप एक डिजाइन किए थे, तो वहां पॉन्ड वाटर को रख के टेस्ट किए माइक्रोस्कोप में, तो कुछ मूविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स उनको देखने मिला। तो इन्हीं से वो पता लगाए कि लिविंग सेल भी होता है। तो लिविंग सेल सबसे पहले कौन खोज किए थे? 1674 में एंटोनी वैन लेवेनहॉक। अब 1831 में डिस्कवर्ड हुआ न्यूक्लियस का। एक्चुअली ये सब पहले से ही मौजूद था, पर हम इनका बारे में अनजान थे कि सेल में न्यूक्लियस भी होता है। तो इसका अवगत करवाया रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस ही सेल को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा बॉडी में हम लोग का दिमाग हम लोग बॉडी को कंट्रोल करता है, हम लोग किधर हाथ ले जाना है, किधर नहीं ले जाना है, किधर हमको मूव करना है, वही यहाँ पे न्यूक्लियस का काम है सेल में। सेल को कंट्रोल न्यूक्लियस ही करता है। हम इसका बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर आए पुरकिंजी, इनका नाम में ही जी है। तो ये प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किए, खोज किए 1839 में। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, आने वाला टॉपिक में समझेंगे। अब पढ़ते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। तो सबसे पहले मैटियस स्लाइडन 1838 में ये बोले थे कि ऑल प्लांट आर मेड ऑफ सेल। जितना भी प्लांट है इस दुनिया में सब जो है सेल से बना होता है। ये कौन बोले थे? मैटियस स्लाइडन। अब फिर थियोडर स्वान 1839 में ये कहे कि जितना भी एनिमल है, चाहे हम भी एनिमल में आते हैं साइंस के हिसाब से, तो जितना भी एनिमल है वो भी सेल से ही बना है। पेड़ पौधे हो या जितना भी एनिमल, जैसा कि कुत्ता, गाय, भैंस, डॉग, ठीक है, जितना भी एनिमल है वो सेल से बना है, यहाँ तक कि इंसान भी। फिर आए रुडोल्फ वर्च्यू, इन्होंने कहा ऑल सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जितना भी सेल हुआ है ना वो उसका पहले सेल से बना है। जैसे मान लीजिए आप ऐसा समझ सकते हैं, आप कैसे आए? आपका पेरेंट्स से। फिर आपका पापा कैसे आए? उनके पेरेंट्स से। आपका दादा कैसे आए? उनके पेरेंट्स से। वैसे ही जितना भी सेल है वो एक उससे पहले कोई सेल होगा, उसी से मिलके उसी से बना है, ठीक है। फिर इससे और सेल बनेगा, फिर इससे और सेल बनेगा। तो ऐसे ही प्री एग्जिस्टिंग सेल से हम सभी सेल बना है। ये किसने कहे थे? रुडोल्फ वर्च्यू 1855 में। अब अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल सेल थ्योरी, क्लासिकल सेल थ्योरी क्या कहता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। इस दुनिया में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो एक सेल से बना होगा या तो एक से ज्यादा सेल से बना होगा। यहाँ तक समझ में आया? जैसे कि बैक्टीरिया, ये एक सेल से बना है। वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया हो गया, ये सब एक सेल से बना है। और जो ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, काउ हो गया, बर्ड्स हो गया, ये एक से ज्यादा सेल से बना है। तो पहला पॉइंट यही है सेल थ्योरी का। दूसरा पॉइंट, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इन लिविंग बींग्स। सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट है और स्ट्रक्चरल फंक्शन है लिविंग बींग्स। थर्ड पॉइंट है ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे अभी हमको समझा है, आप कैसे आया है इस दुनिया में? आपका पेरेंट्स से। मैं भी अपना पेरेंट्स से आया हूँ। आपका पापा उनका पेरेंट्स से आया है, आपका मम्मी उनका पेरेंट्स से आया है, ठीक है, उनके माता पिता से आया है, आपका दादा आपका परदादी से आया है। वैसे ही सभी सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल, माने ये सेल नेक्स्ट सेल को बनाएगा, फिर ये दो सेल कोई और सेल को बनाएगा, ऐसे करके सेल डेवलप हुआ है, ठीक है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल के बेस्ड पे ऑर्गेनिज्म को कितना भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है? तो इसमें दो भागों में किया गया है, एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप देख पा रहे होंगे इस फोटो में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? यूनि मतलब होता है एक या सिंगल। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही सेल से बना है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और मल्टी मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, जो एक से ज्यादा सेल से बना है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख रहे होंगे, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एक ही सेल से बना है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामेशियम। और मल्टीसेलर में एक से ज्यादा सेल से बना है या बहुत सारा सेल से बना है, मल्टीपल सेल से बना है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, माने एक से ज्यादा सेल से बना है, उसको कहते हैं हम मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल एनिमल्स हो गया, जैसे कि प्लांट, फंगी, ठीक है, मोस्ट एल्गे। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है। तो यूनिसेलर का एग्जाम्पल, कुछ यूनिसेलर का एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब सेल का साइज कैसा है? जो हम लोग का मसल सेल है, स्मूथ मसल सेल, ये स्प्रिंडल शेप्ड का है। स्प्रिंडल से मतलब क्या? बीच में मोटा और साइड में पतला। जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, बीच में मोटा है और साइड में एकदम थिन है, बीच में थिक
और साइड में थिन। अब रेड ब्लड सेल जो कि कैसा देखने में है, राउंड एंड बायो कॉन्केव। ये देखिए कुछ इस टाइप का है, थोड़ा सा बीच में, आप जैसे आटा लेते हो ऐसे साइज का बनाते हो, थोड़ा सा बीच में दाब देते हो तो इस टाइप का देखने में हो गया, ठीक है, बीच में थोड़ा सा चैप्टा। अब नेक्स्ट है एग सेल या ओवम। ये कैसा है देखने में, ये स्पेरिकल है जो फीमेल में पाया जाता है, फीमेल पार्ट से। नेक्स्ट है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन क्या है, हम लोग जैसे आपको को मच्छर काटा, आपको कैसे पता चलेगा, ये सेल तुरंत जाके आपका दिमाग को सिग्नल देगा कि देखो तुमको मच्छर काट रहा है, तब आपको पता चलेगा। नहीं तो कोई आपका शरीर में काटेगा या फिर कोई आपको पिटेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो वो बहुत खराबी है हम लोग के लिए। इसमें फिर घाव हो जाएगा, जलन हो, पता नहीं चलेगा, फिर ऐसे करके वो पार्ट्स बर्बाद हो जाएगा। यही न्यूरॉन का काम है। आपको कहीं चोट लग जाए, आपको कहीं दर्द दे, आपका कोई टच करे, आपको कोई टीचर मान लो थोड़ा सा टच कर दिए, कोई दोस्त टच कर दिया, तो ये तुरंत सिग्नल देता है आपको दिमाग को, देखो तुमको ये टच किया है, तो आपको पता चलता है, ठीक है। ये कैसा शेप का होता है, लॉन्ग एंड ब्रांच। देखिए ब्रांच टाइप का है, जैसे पेड़ का शाखा होता है ना ब्रांच, वैसे ही टाइप का है। अब नेक्स्ट है स्पर्म सेल। स्पर्म सेल कुछ इस टाइप का देखने में है, और ये है फैट सेल, राउंड शेप का होता है। तो सभी सेल जो है वो डिफरेंट शेप का होता है और सबका अलग अलग फंक्शन भी होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, डिफरेंट शेप ऑफ सेल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सेल का साइज क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज है माइक्रोप्लाज्म, ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ठीक है। अब सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है, आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये तो ऑस्ट्रिच है, ये ऑस्ट्रिच का एग है। तो सबसे लार्जेस्ट सेल हो गया ऑस्ट्रिच एग, तो लिख दीजिए आप ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का अंडा। अब ये अभी हम बताए लॉन्गेस्ट सेल क्या है, न्यूरॉन है, NEU न्यूरॉन है, ठीक है। अभी हम बताए इसका बारे में कि आपको कोई टच किया बॉडी में, कैसे पता चलेगा, या फिर कुछ चींटी काट लिया, मच्छर काट लिया, तुरंत जाके आपको सिग्नल देगा आपका दिमाग को, देखिए देखो तेरा बॉडी में कोई टच किया है। ये ब्रांच टाइप का देखने में है, ये न्यूरॉन सेल है, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल है हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब सेल जो है ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों डिफरेंट टाइप का है। कुछ चीज दोनों में कॉमन होता है, कुछ चीज दोनों में अलग होता है। जैसे कि सेल वॉल प्लांट सेल में बहुत ही जरूरत है। क्यों, देखिए अगर बारिश आया, तूफान आया, तो हम तो भीगेंगे नहीं, हम तुरंत दौड़ के घर आ जाएंगे, कहीं छुप जाएंगे। पर क्या प्लांट ऐसा कर पाएगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ये जो है ये आउटर कवरिंग आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका सबसे आउटर कवरिंग है, ये पार्ट तो है सेल वॉल, ठीक है। ये पेड़ को प्रोटेक्ट करता है सीधा खड़ा होने में, ठीक है, बाहरी कोई चीज से ये प्रोटेक्ट करता है, जैसे धूप हो गया, तूफान हो गया, हवा हो गया, बारिश हो गया, ये सबसे प्रोटेक्ट करता है, इसलिए पेड़ में ये पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये इंसानों में भी पाया जाता है और प्लांट में भी पाया जाता है। ये जो है आउटरमोस्ट कवरिंग है सेल का, ये जो आप रेड वाला हिस्सा देख पा रहे हो, रेड वाला जो लाइन किया हुआ है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बीच ये जो लिक्विड टाइप का आप देख पा रहे होंगे, लिक्विड टाइप का एक फ्लूइड है, फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक फ्लूइड है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये नहीं, ये जो लिक्विड टाइप का आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब न्यूक्लियस, ये सेल का दिमाग होता है, जैसे हमारा बॉडी में दिमाग हम लोगों को कंट्रोल करता है, हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये दिमाग सोच लेता है, तो ये सेल को कंट्रोल करता है। आपको भी आपका दिमाग ही कंट्रोल करता है आपका, लेकिन ठीक है, हमको किधर हाथ फैलाना है, क्या लिखना है, ये सब कैसे होता है, दिमाग से ही होता है, दिमाग हम लोगों को कंट्रोल करता है। तो वैसे ही ये दिमाग है सेल का, न्यूक्लियस। अब सेल ऑर्गन, बहुत सारा ऐसा ऑर्गन है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हो गया सेल ऑर्गन। इसका बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए हम एक एक चीज डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होता है, देखिए पहले भी मैं बता चुका हूं, अगर बारिश हो या फिर तूफान आए, हवा चले, तो हम क्या करते हैं, दौड़ के घर के अंदर आ जाते हैं। पर क्या पेड़ ऐसा कर पाएगा, जाहिर सी बात है नहीं कर पाएगा। इसके लिए ऊपर वाला ने उन्हें एक प्रोटेक्टिव लेयर दिया है, उन्हें एक आउटर कवरिंग दिया है जो कि पेड़ को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। सेल वॉल इज आउटर कवरिंग, सेल वॉल इज आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। ये क्या है, आउटर कवरिंग है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो है, ये जो आप दिख रहा है फिगर में,
ये जो है क्या है, सेल वॉल है। ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है सेल वॉल का, ठीक है। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द सेल, ये शेप और सपोर्ट प्रदान करता है सेल को, एक शेप देता है और सपोर्ट देता है, जैसे कि हवा हुआ है तो टूट ना जाए। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डैमेज, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से ये बचाता है सेल वॉल। इट इज मेड मेनली ऑफ सेल्यूलोज इन प्लांट, ये जो है सेल्यूलोज से बना होता है प्लांट में। जो सेल वॉल है वो किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है प्लांट में। सेल वॉल इज ए फ्रीली परमेएबल, इसका मतलब क्या होता है, फ्रीली परमेएबल, इसका मतलब जो चीज पेड़ को जरूरत है उसको वही मटेरियल को अंदर आने दिया जाता है सेल वॉल के द्वारा, और जो चीज नहीं है, फ्रीली परमेएबल का मतलब है कि मटेरियल जो है इससे पास कर सकता है, जैसे कि बहुत सारी चीज चाहिए होता है पेड़ को तो इससे पास कर सकता है, इसी को बोलते हैं फ्रीली परमेएबल, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया, ये प्लांट में मौजूद होता है, फंगी में मौजूद होता है और बैक्टीरिया में मौजूद होता है। एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल, एनिमल सेल का पास सेल वॉल नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, हम लोग का पास सेल वॉल नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, हमारा बॉडी में स्पर्म सेल होता है, क्या स्पर्म सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, आप इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो है आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, बाहरी परत है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्सट्रीमली थिन, बहुत थिन होता है, इतना थिन कि हम इमेज नहीं कर सकते, इतना थिन होता है कि हम इसको इमेज ही नहीं कर सकते, हमको इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखना पड़ सकता है, हम इसे माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, ये लिपिड से और प्रोटीन से बना होता है। और सबसे पहली बात, ये आउटर मोस्ट कवरिंग तो होता है पर ये फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है ना। अब दो साइंटिस्ट थे, मिस्टर सिंगर और निकोलसन। अब दो साइंटिस्ट थे, मिस्टर सिंगर और निकोलसन, उन्होंने ये सेल वॉल को देखना चाहा, ठीक है, और उन्होंने एक मॉडल पेश किया जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। चलिए समझते हैं इसको, पहले इसको समझने से पहले थोड़ा इस फिगर को समझते हैं। ये आप दिख रहा है, ये है फॉस्फोलिपिड, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड। अगर फॉस्फोलिपिड का बात किया जाए, ये कुछ इस टाइप का शेप का होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। इसका जो ऊपर वाला पार्ट्स है, ध्यान से देखिए, इसको समझते हैं। ये है फॉस्फोलिपिड्स, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हेड बोलता है, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको टेल कहा जाता है, ये इसका टेल हो गया। तो जो हेड पार्ट्स है ये जो है हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफिलिक है, और जो नीचे वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है। अब हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, जिसको पानी से प्यार है। गर्मी का दिन में हम लोग को पानी से प्यार हो जाता है कि नहीं, बार बार नहाते हैं हम, 2 बार 3 बार, कौन कौन नहाता है इतना बार, 2-3 बार। तो गर्मी का टाइम हम पानी को प्यार करते हैं, वही ठंडा का टाइम क्या होता है, हम लोग हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं। फोबिक मतलब हेट होता है। अब हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और फिलिक मतलब होता है लव, मतलब पानी से प्यार, और हाइड्रो यहाँ पे भी मतलब वाटर हो जाएगा, और फोबिक मतलब हेट, पानी से डर, ठीक है। तो ठंडा का दिन में हम लोग क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं, और गर्मी का टाइम हम लोग हाइड्रोफिलिक हो जाते हैं, पानी से प्यार करने लगते हैं, बार बार नहाने लगते हैं। तो ये पार्ट जो है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और ये पार्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अब इसको सेल में इस टाइप से अरेंज है, ये फॉस्फोफिलिट। सेल मेम्ब्रेन को कहा जाए एक प्रोटेक्टिव लेयर है। सेल के अंदर बहुत सारा ऐसा चीज होता है जिसको ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये है प्रोटीन, ये कुछ इस टाइप से सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और ये प्रोटीन का अंदर, तो ये पार्ट आपको समझ में आया। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और जो ये वाला हिस्सा है ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। अब सेल में ये 2 लेयर बना हुआ रहता है सेल मेम्ब्रेन में, ये एक लेयर और ये एक लेयर, और इसका ये इसी में ही प्रोटीन है। ये चैनल प्रोटीन क्या करता है, ये चीज़ों को अंदर बाहर आने देता है, जो चीज़ सेल के लिए अच्छा है उसको अंदर आने देता है, और जो चीज़ नहीं है उसको रोक लेता है। जैसे कि आपका स्कूल में गेटकीपर अंकल का काम होता है, क्या करते हैं वो, मान लीजिए आप लेट से स्कूल गए तो बोलते हैं बाबू आज मत आओ, आज नहीं आना है, आज आप घर में ही रहो, जाओ। तो आपको स्कूल से उस दिन आपको स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता है, लेकिन आप जिस दिन जल्दी आते हैं तो प्यार से आपको घुसने दिया जाता है। वैसे ही जो अनजान आदमी है उसको घुसने नहीं दिया जाता है। तो ये अब गेटकीपर का काम करता है, ठीक है। ये प्रोटीन, ये जो चीज़ ज़रूरत है उसको अंदर आने देता है, जो चीज़ नहीं है उसको अंदर आने नहीं देता है। और कुछ ये प्रोटीन इसमें ऐसे अटैच होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे,
ठीक है। ये जो फॉस्फोफिलिड है ये फ्लेक्सिबल होता है, ये ऐसे गोल गोल घूम सकता है, जैसे ऐसे गोल गोल शक्तिमान घूमता ना, शक्तिमान बोल के उड़ जाता है, वैसे ही ये घूम सकता है। ये इधर और ये इधर भी आ सकता है। तो जो ये मॉलिक्यूल है आप देख पा रहे होंगे, ये फ्लिप फ्लॉप है, मतलब ये ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है ना। ये इधर आ सकता है, ये इधर जा सकता है, ये गोल गोल रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये सब है। जो साइंटिस्ट थे मिस्टर सिंगर और निकोलसन, ये पता लगाए थे ये, ठीक है। अब समझते हैं ये फ्लूइडमोसिक मॉडल जो अभी हम बताए वही है लगभग। जैसे कि ये समझ में, ये देखिए यहाँ लिखा है हेड टेल, ठीक है ना। अब क्या लिखा है आगे, जो फ्लूइडमोसिक मॉडल है वो क्या है, उसमें जो साइंटिस्ट क्या बताए, ये बताए कि जो लिपिड है ये प्रोटीन लेयर का साथ है और इसमें फैट मॉलिक्यूल भी है। सेकेंड पॉइंट, ये जो मॉलिक्यूल है ये मूव कर सकता है, अभी बताया फ्लिप फ्लॉप भी कर सकता है, ऐसे गोल गोल रोटेट भी कर सकता है, ठीक है। और ये इधर और ये इधर भी मूव कर सकता है, ठीक है ना। और प्रोटीन जो है इसमें सब्सटेंस को आने जाने में हेल्प करता है। जो प्रोटीन यहाँ पे हम लेयर बताए थे, ये सब्सटेंस को आने जाने में हेल्प करता है। जो चाहिए, जिसको पेड़ चाहिए होता है जो चीज, उसको अंदर आने देता है, जो चीज नहीं चाहिए होता है नहीं अंदर आने देता है, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल, जैसे कि आप टाइल्स देखे होंगे घर में, कैसे एक ही टाइप का अरेंज है, एक ही, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो सेम टाइप का अरेंज होता है टाइल्स, उसको हम मोज़ेक कहते हैं। इसीलिए इस मॉडल का नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा गया है। अब हम इसका फंक्शन समझते हैं, क्या क्या फंक्शन है। कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये जितना मूवमेंट्स होता है इस सेल का मूवमेंट को कंट्रोल करता है, मतलब जो कि सब्सटेंस जो चाहिए होता है उसको अंदर आने देता है, जो नहीं चाहिए होता है उसको अंदर आने नहीं देता, उसको बाहर करता है। ये प्रोटेक्ट करता है सेल को, ये एक शेप देता है और सपोर्ट देता है सेल को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये सेल का कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। जैसे आप अपना पड़ोसी, आप यहाँ मान लीजिए आपका घर है और ये आपका पड़ोसी का घर है, ठीक है। तो आप लोग तो बात करते होंगे आसपास जाके, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, ये सेल को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे आप जो चीज ये सेल को चाहिए वो उसको देता है, जो इसको चाहिए वो देता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट क्या है, मेंटेन इंटरनल बैलेंस, जितना भी इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करता है। सेपरेट द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, जो बाहर का इन्वायरमेंट है उससे बचाता है, सेपरेट रखता है सेल को। तो ये फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम अगला टॉपिक समझते हैं, ये है डिफ्यूजन। सबसे पहले इस तस्वीर में देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, जब आप परफ्यूम के बोतल को स्प्रे करते हैं तो उसका मॉलिक्यूल क्या होता है, पहले जिस रूम में आप स्प्रे किए वहाँ फैलता है, फिर धीरे धीरे दूसरा रूम की ओर चल जाता है, मैंने चारों तरफ धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही यहाँ आप देखिए, यहाँ जो है एक अगरबत्ती को जलाया जा रहा है और धीरे धीरे उसका खुशबू चारों ओर फैलता जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है डिफ्यूजन होता क्या है, ये एक ऐसा मूवमेंट है सब्सटेंस का जिसमें हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मॉलिक्यूल मूव करे। और एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ये देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इंक की बूंद पानी में डाला जा रहा है और धीरे धीरे इंक की बूंदें पानी का कलर को चेंज कर दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, जो इंक का मॉलिक्यूल है वो चारों ओर वाटर के फैलते जा रहा है, जिसके कारण पानी का कलर चेंज होते जा रहा है। वाटर में इंक की बूंद इस तरह मूव कर रहा है, मूव करते करते वाटर का पार्टिकल के बीच इतना स्पेस ले ले रहा है, जिसके कारण पानी का कलर चेंज हो जा रहा है। वैसे ही हमारे सेल में भी इसी टाइप से हमारा सेल में भी डिफ्यूजन होता है। वही मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक सेल है और सेलुलर रेस्पिरेशन के कारण इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया है और ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन का अमाउंट कम है और बाहर में सेल के बाहर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, जिसके कारण ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर की ओर मूव कर रहा है। सेल में इस टाइप से डिफ्यूजन होता है। इसमें वाटर या तो गैस मॉलिक्यूल इंटर करता है या तो फिर एग्जिट करता है।
तो ये हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर मूव करता है। तो ये हो गया डिफ्यूजन। अब हम समझते हैं अगला टॉपिक, ऑस्मोसिस। अब इस फिगर में देख पा रहे होंगे यहाँ कुछ किशमिश है वाटर में, और धीरे धीरे ये जो है ये फूलते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है ऑस्मोसिस के कारण। जो किशमिश का ये हिस्सा, ये सेमी परमिएबल, किशमिश का ये हिस्सा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और ये जो है वाटर का मूवमेंट हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर का मूव हो हाई वाटर कंसेंट्रेशन से लो वाटर कंसेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। अगर डिफ्यूजन में देखा जाए तो उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं था, लेकिन ऑस्मोसिस में वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर जा रहा है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू से। अब इस फिगर को आप गौर से देखिए, इसमें एक तरफ है हाई शुगर कंसेंट्रेशन, मतलब शुगर कंसेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, वाटर का साथ मिक्स है लेकिन शुगर का अमाउंट इसमें ज़्यादा है। इसमें वाटर का जो कंसेंट्रेशन है लो है, पर इस साइड देखिए, आप इस तरफ देख पा रहे होंगे, इसमें जो है लो शुगर कंसेंट्रेशन है और हाई वाटर कंसेंट्रेशन है, मतलब वाटर का अमाउंट इसमें ज़्यादा है और शुगर का कंसेंट्रेशन कम है। तो आप बताइए वाटर किधर से किधर मूव करेगा? उधर जो है वाटर जो है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर मूव करेगा। आप देख पा रहे होंगे ये वाटर का मॉलिक्यूल इधर पास हो जा रहा है। ठीक है, अब ये सेल में कैसे काम करता है? कुछ आप इस तरह से तस्वीर देखे होंगे आपका एनसीईआरटी बुक में। ये है हाइपरटोनिक, इसमें जो सेल है ये श्रिंक कर गया है। ये आइसोटोनिक, मतलब सेल का साइज, सेल जो है वो वही, इसका आकार में कोई चेंज नहीं हुआ है। और हाइपोटोनिक, सेल का आकार थोड़ा सा, साइज थोड़ा सा बदल गया है। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए समझते हैं। ये ब्लड सेल है जो कि हम एक, मान लीजिए वाटर कंसेंट, ये ब्लड सेल है, इसको हम वाटर में डालते हैं तो कुछ देर बाद देखा जाएगा ये जो है सेल थोड़ा श्रिंक कर गया है। तो इसमें सॉल्ट का मात्रा ज़्यादा है, या तो आप चीनी भी ले सकते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा है और वाटर लेस है, तो क्या होता है, जो सेल से वाटर बाहर की ओर मूव करता है, जिससे सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है। मतलब वाटर जो सेल से होके वो सॉल्यूट में मूव करने लगेगा, जिससे सेल श्रिंक हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक। अब आइसोटोनिक में, इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूशन में सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और वाटर रहता है, मतलब नमक और पानी का अमाउंट सेम होता है। तो इससे क्या होता है, सेल का वाटर बाहर की ओर जाता है और सेल से वाटर बाहर की ओर जाता है, और यहाँ से जो सॉल्यूशन से वाटर अंदर की ओर जाता है, जिससे सेल का साइज इक्वल रहता है। इसको बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसो मतलब इक्वल, इसमें सेल में वाटर और बाहर से सॉल्यूट से वाटर का मूवमेंट इक्वल अमाउंट में होता है, जिसके कारण सेल जो है इक्वल दिखता है, इसमें कोई आकार में, साइज में चेंज नहीं होता है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में और हाइपोटोनिक्स में क्या होता है, इसमें देखिए, इस वाटर में, इसमें वाटर ज़्यादा है और सॉल्ट जो है ये कम है, मतलब इस सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होता है, ये यहाँ से वाटर जो है सेल का अंदर की ओर मूव करता है, जिसके कारण सेल जो है स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आ सॉल्यूशन दैट हैज लेस सॉल्यूट एंड मोर वाटर देन द सेल, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लेस सॉल्यूट होता है और ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है। तो इसमें क्या होता है, वाटर मूव करता है सेल में और सेल जो है स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। वही फिर और एक बार आइसोटोनिक का अगर बात कर लिया जाए तो a solution that has the same amount of solute and water as the cell, मतलब सॉल्यूशन में सेम अमाउंट में सॉल्यूट होता है और वाटर सेल में होता है, मतलब दोनों तरफ वाटर का अमाउंट सेम होता है, जिसके कारण सेल का साइज जो है वो इक्वल रहता है। और ये कंडीशन में अ सेल दैट हैज मोर सॉल्यूट, मतलब इसमें ये जो पानी आपको दिख रहा है इस सॉल्यूट में, इसमें सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा है, जिसके कारण सेल से वाटर निकल के बाहर की ओर जाता है। और ये कब तक जाएगा, जब तक इक्वल अमाउंट में दोनों तरफ ना हो जाए। ठीक है, तो यही है हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। अब अगर तो न्यूक्लियस होता क्या है, जैसे कि आपका ब्रेन आपको कंट्रोल करता है, जैसे आपको कहाँ जाना है, आपको अभी ट्यूशन जाना है या स्कूल जाना है,
अब कोई एग्जाम आ रहा है, पढ़ना है या खेलना है या मोबाइल चलाना है, तो वैसे ही सेल को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसका खोज सेल का रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। अब इस फिगर में देखिए, इसमें क्या है, एक आप देख पा रहे होंगे, इसमें डबल लेयर है। इसको बोलते हैं डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो छोटा छोटा होल दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर में क्या होता है? इसी से ही मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। अगर न्यूक्लियस में कुछ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होके इस पोर का थ्रू से साइटोप्लाज्म में जाता है और साइटोप्लाज्म से होके इस न्यूक्लियस में आता है। तो ये काम है किसका? न्यूक्लियस पोर का। ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे एक राउंड सा डेंस राउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, डेंस राउंड स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? आप राइबोसोम पढ़े होंगे, तो राइबोसोम का जो सब यूनिट है यहीं पे बनता है। चलिए समझ लेते हैं और अच्छा से। जैसे राइबोसोम जो है वो 2 यूनिट से बना है। ये एक यूनिट, इसको कहते हैं लार्ज सब यूनिट, और ये एक यूनिट, इसको कहते हैं स्मॉल सब यूनिट। ये दोनों यूनिट कहाँ बनता है? ये बनता है न्यूक्लियोलस में। अब यहाँ बन के इस होल का थ्रू से, न्यूक्लियर पोर के थ्रू से ये बाहर चल जाता है और बाहर जाता है साइटोप्लाज्म में, और वहाँ जाके ये दोनों असेंबल हो जाता है। जैसे देख पा रहे होंगे, ये फिगर देख पा रहे होंगे आप, ये एक मेरा न्यूक्लियस का छोटा सा हिस्सा है। ये होल है जिसको आप न्यूक्लियस पोर पढ़े थे। इस होल से मटेरियल अंदर जाता है और बाहर आता है। ठीक है, तो इस पोर से ये 2 सब यूनिट जो है ये न्यूक्लियोलस में बनता है। तो इस पोर से ये आता है कहाँ? ये आता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ आता है? साइटोप्लाज्म में। फिर ये क्या होता है? असेंबल होता है। देखिए, एक फिर असेंबल होता है और राइबोसोम फॉर्म करता है। ठीक है, यहां तक समझ में? सबसे पहले ये 2 सब यूनिट जो है ये कहाँ बनता है? ये बनता है न्यूक्लियोलस में, यहाँ पे। फिर इस पोर्स के थ्रू से ये ऐसे बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के ये 2 सब यूनिट बाहर निकल जाता है और यहाँ जाके असेंबल होता है। असेंबल होके वो क्या बनता है? राइबोसोम। यहां तक समझ में? इसको थोड़ा समझ लीजिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। न्यूक्लियस जो है ये डिस्कवर किसने खोज किए थे? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये जो है ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को, ठीक है, और बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल को ये पास करता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये क्या होता है? ये डबल लेयर कवरिंग होता है, जैसे अभी हम बताए यहाँ पे, है ना। ये डबल लेयर कवरिंग है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब न्यूक्लियर पोर, ये जो छोटा छोटा होल है इसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ये क्या करता है? ये न्यूक्लियर पोर जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल का, मतलब इस होल से ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच। अब न्यूक्लियस का क्या काम है? इसमें जो है सब यूनिट बनता है राइबोसोम का, ठीक है, और ये इस होल से पास होके चल जाता है साइटोप्लाज्म में और वहां मर्ज होके राइबोसोम बनता है, ठीक है ना। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये देखिए, द सब यूनिट्स मूव टू द साइटोप्लाज्म वेयर दे कंटेन विथ प्रोटीन्स टू फॉर्म कंप्लीटली राइबोसोम, ठीक है। अब हम समझते हैं, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो उलझा हुआ थ्रेड टाइप का दिख रहा है ना, ये वाला, ये सब, ये क्या है? इसको कहते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। इस फिगर में इस हिस्सा को हम थोड़ा जूम करके समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो हो गया इस फिगर का जूम, वो फिगर को हम जूम कर लिए। अब ये क्या हो गया? ये डबल लेयर
डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये जो होल है इसको न्यूक्लियस पोर जैसे मैं बता चुका हूं। अब ये जो आपको दिख रहा है नेटवर्क ऑफ लॉन्ग एंगल्टेड मास ऑफ थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्या? क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। अभी क्रोमेटिन किससे बना है? ये जो है ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये जो क्रोमेटिन है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। अब डीएनए का क्या फुल फॉर्म है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपको पूछता है ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। अब क्या है? अब जब सेल का डिवाइड होता है, मतलब एक सेल से जब दो नया सेल बनता है, ठीक है, जब सेल का डिवाइड होता है तो ये सेल जो है कंपैक्ट होता है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर जैसे आप देख पा रहे होंगे इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। इसको वो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम क्या करता है? इसका अंदर देखिए ये देखिए ब्लैक टाइप का दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर ब्लैक टाइप का दिख रहा है ना, इसको कहते हैं जीन। मतलब ये छोटा सा हिस्सा को आप समझ सकते हैं जीन। चलिए क्रोमोसोम को थोड़ा जूम करके अच्छा से समझते हैं। जैसे ये फिगर में ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या होता है? ये है जीन। अब ये क्या करता है? कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। मतलब आप देखे होंगे बहुत बार आपको भी बोला होगा ये तो अपना पापा का जैसा देखने में है, या फिर ये तो अपना मम्मी का जैसा देखने में है। ये किसका कारण है? ये जीन का कारण है। किसका कारण? ये जीन का कारण। आप जो आपका जो काली काली जुल्फे है या फिर आंख है, ये किसके कारण है? ये जीन के कारण, ठीक है। जैसे एक पेड़ देखे होंगे बहुत छोटा होता है, उसको कुछ भी कर लो बड़ा होता ही नहीं है, और एक पेड़ बहुत बड़ा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि छोटा वाला पेड़ से उसका पेरेंट्स से ये जीन इस पे आया है कि इसका हाइट यहीं तक ही बढ़ेगा। पर और एक पेड़ जैसे आप बड़ पेड़ देखे होंगे, नीम का पेड़ देखे होंगे, ये कितना लंबा होता है। क्यों? क्योंकि उसका पेरेंट्स से ये जीन आया है कि इतना लंबा होगा। कोई फ्लावर जो एकदम रेड कलर का होता है, तो फ्लावर इतना रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसका जीन वैसा है, उसका पेरेंट्स से ये खूबियाँ आया है उसका अंदर, ठीक है। तो आपका जो आँख है, आपका जो स्किन का कलर है, सब कुछ कौन डिसाइड किया? ये जीन, ठीक है ना। और ये जो है रिप्रोडक्शन का समय, तो आप कह सकते हैं जो कैरेक्टर है वो कौन कंट्रोल करता है? जीन ही कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? जीन्स। तो कौन कंट्रोल करता है? जीन ही कंट्रोल करता है। तो क्रोमोसोम जो है वो रिप्रोडक्शन के दौरान पेरेंट्स से बच्चों पे ट्रांसफर होता है। अब क्रोमोसोम ट्रांसफर हुआ तो इसका मतलब जीन भी ट्रांसफर हो गया। क्रोमोसोम में एक छोटा सा हिस्सा जीन होता है, देखिए ये जीन है, ये जीन है, ठीक है ना। अब बताइए जीन किसका बना होगा? क्रोमेटिन, डीएनए का। तो क्रोमोसोम किसका बना होगा? जाहिर सी बात है डीएनए का ही बना होगा। अब जब क्रोमोसोम डीएनए से बना है तो ये जीन भी किससे बना होगा? ये भी डीएनए से ही बना है। यहां तक क्लियर है? तो जीन का क्या काम है? ये कैरेक्टर को कैरी करता है, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये क्रोमोसोम इस सेल से ट्रांसफर हो जाता है, क्रोमेटिन डिवाइड हो जाता है, ये डिवाइड होके ये क्रोमोसोम बनता है। अब क्रोमोसोम आ गया मतलब जीन भी लाया इसका साथ, जीन भी आ गया इसका साथ, ठीक है ना। तो आप जैसे कि और भी अच्छा से समझा दे रहे हैं। जैसे कि आप देखे होंगे बहुत जन का काले काली आंखें होता है, गाना भी निकला है, ठीक है ना। काली काली जुल्फे होता है जिसको आप बाल बोलते हैं, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है। ये किसका कारण होता है? ये जीन का कारण। मतलब उसका पेरेंट्स के द्वारा ये कैरेक्टर बच्चों पे आया है, जीन के कारण ही यही कैरेक्टर को ट्रांसफर किया। कभी कभी देखे होंगे आपका नाक जो है आपका ना ही मम्मी से मिलता है, नहीं पापा से, आपका दादा से मिलता है। तो एक कैसे? ये जीन के कारण ही है, ये जीन के कारण ही है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में, यहाँ तक क्लियर है? तो नोट्स देख लेते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है इसमें कि कितना हाइट बढ़ेगा, क्या करेगा, है ना। क्रोमेटिन जो है किससे बना है? ये डीएनए से बना है और प्रोटीन से बना है।
अब डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है जिसको हम जीन बोलते हैं। अब ह्यूमन सेल जो है ज़्यादातर डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन में, ठीक है। और क्रोमेटिन कैसा दिखने में है? ये नेटवर्क ऑफ लॉन्ग इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इंटेंगल्ड मास, ये लंबा इंटेंगल मास और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप ऊन देखे होंगे तो उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये क्रोमेटिन। तो यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम समझते हैं, आपका एनसीईआरटी बुक में कुछ इस टाइप से फोटो दिया होगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक देखे होंगे तो इस टाइप से एक फिगर दिया हुआ है बुक में, ठीक है ना। ये क्या है? ये क्या है? ये एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में क्रोमेटिन, अब क्रोमेटिन जो है जब सेल डिवाइड होता है ये डिवाइड होके क्रोमोसोम बन जाता है। अब क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से बना है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? जीन होता है, जो अभी हम बताया, ठीक है। यहां तक समझ में, यहां तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल। क्या डिफरेंट है प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल में? तो देखिए, प्रोकार्योटिक का एग्जांपल पहले देख लीजिए। ये होता है बैक्टीरिया, इससे क्या होगा? आपको सुविधा होगा इमेज करने में। और यूकार्योटिक सेल का क्या है? प्लांट है, एनिमल है, ठीक है ना। अब प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब अच्छा से डिफाइंड नहीं होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। अब यूकार्योटिक सेल में क्या होता है? इसमें जो है न्यूक्लियर रीजन अच्छा से डिफाइंड होता है। जैसे आप ये सेल है, मान लीजिए ये न्यूक्लियर है, तो ये हम अभी पढ़ाए हैं एकदम डिटेल्स में न्यूक्लियस के बारे में। अब प्रोकार्योटिक सेल में इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे होगा? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकार्योटिक सेल में नहीं होता है, और इसमें यूकार्योटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म एब्सेंट, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एब्सेंट होता है। और राइबोसोम जो है इसमें प्रेजेंट होता है। अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होता है और राइबोसोम भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब इसमें जो है एक ही क्रोमोसोम होता है। किसमें? प्रोकार्योटिक सेल में। क्रोमोसोम का बारे में बताया थे, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हुआ था, है ना। तो इसमें जिसमें जीन होता था और जो कि कैरेक्टर का ट्रांसफर करता था। तो प्रोकार्योटिक सेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है और इसमें एक से ज्यादा होता है क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसका साइज, प्रोकार्योटिक का साइज बहुत ही छोटा होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर, मतलब समझ रहे ना, इतना छोटा। और इसका साइज जो है बड़ा होता है, इससे ज्यादा, प्रोकार्योटिक सेल से बड़ा ही होता है। तो लगभग 10 to 100 माइक्रोमीटर। एक इंसान जो है वो 40 to 100 माइक्रोमीटर का बात का देख सकता है। मतलब यूकार्योटिक सेल का कुछ ऑर्गेनल्स जो है हम देख सकते हैं। अब है फ्लैजेला, ये प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला क्या होता है? ये देखिए, ये बैक्टीरिया, इसमें एक आप पूंछ टाइप का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं फ्लैजेला। अब इसका क्या काम है? ये जो है प्रोकार्योटिक सेल को मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है, या फिर आप कह सकते हैं लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब इसमें हो भी सकता, नहीं भी हो सकता फ्लैजेला मूवमेंट के लिए, ठीक है। यहां तक समझ में क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसका साइड में जो ये आपको हिस्सा दिख रहा है इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मेम्ब्रेन एक ही कवरिंग से सराउंडेड है, और ये जो है बाहर वाला जो न्यूक्लियस है एक कवरिंग से सराउंडेड है, और इसका जो ये वाला हिस्सा है आप देख पा रहे होंगे, ये बाहर से कंटिन्यूअस एक जाल की तरह बना हुआ है, जाल टाइप का नेटवर्क से बना हुआ है, जैसा फिगर में देख पा रहे होंगे। तो यार जो है एक नेटवर्क की तरह फैला हुआ है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला हिस्सा को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और ये वाला हिस्सा को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम चिपका होता है, गोल गोल सा देख पा रहे हैं आप, ये गोल गोल सा देख पा रहे हैं आप, ये पिक्चर में जो येलो कलर का है, यही है राइबोसोम। तो इसको और अच्छा से समझते हैं, ये अब तस्वीर देखिए, ये फिगर देखिए। अब ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको रफ क्यों कहा गया है? अब
इमेज कीजिए, आप एक पहाड़ी इलाका में है और वहां का रास्ता कैसा होगा, वो चारों तरफ पत्थर बिखरा होगा। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का राइबोसोम एक गोल 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 टाइप का बिखरा हुआ है। अब पत्थर मान लीजिए इतना सारा बिखरा होगा तो स्मूथ कैसे हो सकता है, वो तो रफ सरफेस हो गया ना। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें जो है राइबोसोम अटैच होता है इसका सरफेस में राइबोसोम अटैच है, जैसा फिगर में देख पा रहे होंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप स्मूथ सड़क देखे होंगे, आप अगर मान लीजिए साइकिल चलाना या बाइक चलाना जानते हैं तो स्मूथ सड़क पे पूरा फास्ट चला के ले जाते हैं, है कि नहीं। तो इतना भी फास्ट मत चलाइएगा, आराम से चलाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। स्मूथ एंडोथर्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम अटैच नहीं होता है इसका सरफेस में। देखिए पूरा स्मूथ एकदम, है ना। कुछ मान लीजिए बम्प या कुछ नहीं होता है, उसको हम स्मूथ सड़क बोलते हैं। तो इसीलिए इसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस में राइबोसोम जो है अटैच नहीं है। अब आरईआर क्या करता है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस प्लेस में, ठीक है। अब आरईआर तो प्रोटीन बना दिया मान लो, और उस प्रोटीन किसको चाहिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चाहिए। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किससे बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से। अब आरईआर क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटीन पहुंचाएगा उसका अलग अलग जगह तक। अब एसीआर क्या बनाता है, एसीआर जो है वो लिपिड बनाता है जिसको हम फैट कहते हैं, और फिर ये भी क्या करता है, ये फिर ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग जगह पे। तो यहां समझ में है, ज्यादा हार्ड नहीं है। इसमें क्या होता है, राइबोसोम अटैच होता है उसका सरफेस में, इसमें नहीं होता है राइबोसोम अटैच। ये प्रोटीन बनाता है, ये लिपिड बनाता है, और अलग अलग जगह में दोनों ट्रांसफर करता है। तो एसीआर जो लिपिड बनाता है और कुछ हार्मोन्स भी बनाता है। एसीआर जो है लिपिड के साथ साथ कुछ हार्मोन भी बनाता है, जैसा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि हम लोग बॉडी में है। और मान लीजिए कुछ हार्मफुल चीज अपना बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, और मान लीजिए कुछ हार्मफुल चीज ड्रग्स का थ्रू या कोई भी रिएक्शन का थ्रू हम लोग को बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको डिटॉक्सिफाई भी करता है। डिटॉक्सिफाई मतलब क्या होता है, हार्मफुल चीज को हार्मलेस में कन्वर्ट करता है, माने उसको हम लोग बॉडी के लिए प्रॉफिटेबल बनाता है। कुछ भी ऐसा हार्मफुल चीज मान लो रिएक्शन से या फिर कोई भी कारण से ऐसे कुछ हार्मफुल चीज हम लोग बॉडी में आई गया तो उसको डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। अब ये दोनों का डिफरेंट समझ लेते हैं, आरईआर का और एसीआर का। तो देखिए इसमें राइबोसोम जो है ये प्रेजेंट होता है और एसीआर में राइबोसोम एब्सेंट होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन जो है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, ये लिपिड सिंथेसिस करता है, लिपिड को बनाता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। अब इसका जो सरफेस है रफ होता है, देखने में कैसा होता है, इसका सरफेस रफ होता है, और इसका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। ये जो है प्रोटीन स्क्रेटिंग सेल है, और ये है लिवर एंड स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल। तो यहां तक समझ में आया। अब मैं जो लिखा रहा हूं इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, और जिससे क्या होगा आपको याद करने में सुविधा होगा, ठीक है। अब हम यहां क्या पढ़े हैं, जो RER है वो क्या बनाता है, प्रोटीन, ठीक है। और जो SER है वो क्या बनाता है, लिपिड्स। अब ये दोनों से क्या बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। ये दोनों से मिलके क्या बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बनता है। तो ER जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इसलिए हम कह सकते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो साइन ऑफ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन से और लिपिड से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आया। अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं ER का। तो जाहिर सी बात है प्रोटीन बनाता है, फिर लिपिड बनाता है, और प्रोटीन और लिपिड को ट्रांसपोर्ट करता है। फोर्थ पॉइंट, हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और पांचवा पॉइंट कैल्शियम स्टोरेज करता है और उसको रिलीज भी करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट हम समझते हैं गोल्जी बॉडीज
या गोल्जी एपरेचर्स। तो 1898 में कैमेलियो गोल्जी ने न्यूक्लियस के चारों ओर एक वेब टाइप का स्ट्रक्चर देखे। तो ये वेब टाइप का स्ट्रक्चर को उन्होंने गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेचर्स नाम दिए। तो ये देखिए, ये है सेल, ये एक प्लांट सेल है, ये हो गया न्यूक्लियॉन्स और ये हो गया न्यूक्लियस। अब इसके चारों ओर देखिए ये वेब टाइप का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे इस टाइप से। तो इसको उन्होंने नाम दिए गोल्जी एपरेचर्स। ठीक है, तो फिर इस फिगर में थोड़ा समझते हैं। ये है न्यूक्लियस, ये है एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो आपको छोटा छोटा सा गोल गोल से चिपका हुआ दिख रहा है, अटैच दिख रहा है, इसको कहते हैं राइबोसोम, जो कि हम इस थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे। और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियस के सामने एक वेब टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसी का नाम गोल्जी एपरेचर्स है। ये फ्लैटेड सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पैरेलली अरेंज है और जिसको हम सिस्टन्स नाम से जानते हैं, सिस्टन्स। ठीक है, ये गोल्जी बॉडीज का क्या काम है, जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे आप पिज्ज़ा ऑर्डर करवाए तो वैसे ही पिज्ज़ा तो आपका घर में नहीं आ जाता है। पहले तो पिज्ज़ा बनता है, फिर उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड किया जाता है, फिर उसको पैकेजिंग किया जाता है, उसका बाद आपका घर तक आता है। ठीक है, तो जो इंग्रेडिएंट्स और पैकेजिंग का काम यहाँ पे गोल्जी बॉडीज ही करता है। प्रोटीन और लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, उसका बाद वो डायरेक्ट सेल तक नहीं ट्रांसफर होता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन का जरूरत होता है जो कि गोल्गी एपरेचर्स करता है। ठीक है, या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप लेटर लिखते हैं और लेटर को डायरेक्ट किसी के घर तो नहीं पहुंचा देते, आप पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करता है। तो पोस्ट ऑफिस वहाँ पे बहुत सारी चीज चिपकाता है। ठीक है, कुछ स्टैम्प पेपर चिपकाता है, तो उसका बाद वो ट्रांसफर करता है, जो भी एड्रेस दिया गया है उस पे सेंड करता है। तो वही गोल्जी बॉडीज का काम है जो प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई करता है। तो इसका फंक्शन देखिए, पहला फंक्शन है मॉडिफाइज प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मॉडिफाई करके वो ये जो गोल गोल सब दिख रहा है इसको कहते हैं वेसिकल। क्या कहते हैं? वेसिकल्स। ठीक है, ये हो गया आपका वेसिकल्स। ठीक है ना, ये जो गोल गोल सा दिख रहा है। तो ये गोल्जी बॉडीज प्रोटीन और लिपिड्स को मॉडिफाई करता है, फिर ये वेसिकल्स के थ्रू से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेज देता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या हो गया गोल्जी बॉडीज का? मॉडिफाई प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो मॉडिफाई करता है प्रोटीन और लिपिड को। ऐड कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐड करता है। फिर क्या करता है? पैकेज मॉलिक्यूल इनटू वेसिकल। ये जो वेसिकल है मॉलिक्यूल को पैकेज करता है ये वेसिकल्स में। फिर ये क्या करता है? शॉर्ट एंड डायरेक्ट सब्सटेंस टू डिफरेंट पार्ट, उसका डिफरेंट पार्ट्स में भेज देता है। अब कौन कौन सा पार्ट्स में भेजता है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो कहाँ कहाँ भेजता है? टू अदर ऑर्गेनल, टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को भेजता है, फिर आउटसाइड ऑफ द सेल, तो ये फिर भेज देता है। इसका और एक फंक्शन है, ये लाइजोसोम को फॉर्म करता है एनिमल सेल में। ठीक है, अब लाइजोसोम का क्या काम है हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। अब लाइजोसोम क्या होता है? लाइजोसोम जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। ये जो है लाइजोसोम जो है एक ही मेम्ब्रेन से सराउंडेड है और इसके पास कुछ एंजाइम होता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम से इसमें भरा होता है। इसका क्या काम है? लाइजोसोम का काम है जो भी अनवांटेड चीज है या फिर कोई वेस्ट है या फिर कोई ऐसा बैक्टीरिया है या फिर कोई वायरस है या फिर सेल ऑर्गेनल ओल्ड हो गया हो जो काम नहीं करता है, उसको ये ब्रेक डाउन कर देता है। तो लाइजोसोम का काम है जो अनवांटेड चीज है उसको ब्रेक डाउन करना। ठीक है ना, और सेल को क्लीन भी करता है। अब मान लीजिए सेल एकदम डेड हो जाए तो ये लाइजोसोम क्या करता है? बर्स्ट हो जाता है और पूरा सेल को खत्म कर देता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। तो यहां से देखिए लाइजोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये किससे बना होता है? RERs। इसका फंक्शन क्या है? ये वेस्ट डिस्पोजल करता है, सेल को क्लीन करने में ये हेल्प करता है, और जितना भी बैक्टीरिया या फिर फूड जो अनवांटेड चीज है उसको ये ऑर्गेनल्स खत्म करता है। इसको सुसाइड बैग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सेल जब पूरी तरह डैमेज हो जाता है तो लाइजोसोम बर्स्ट कर जाता है और पूरा एंजाइम जो है सेल में फैल जाता है और पूरा सेल को खत्म कर देता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब यहां देखिए ह्यूमन स्पेम सेल कंटेन लाइजोसोमल
एंजाइम। तो जो ह्यूमन स्पर्म सेल है उसमें भी लाइसोसोमल एंजाइम कंटेन होता है। ध्यान से देखिए, कुछ ये हो गया आपका स्पर्म सेल और ये हो गया मान लीजिए आपका एग सेल, है ना, ये हो गया एग सेल और ये हो गया स्पर्म सेल, ये हो गया आपका स्पर्म सेल। जब ये फ्यूज करता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। मतलब स्पर्म के पास कुछ ऐसा एंजाइम होता है, ये स्पर्म के पास कुछ ऐसा एंजाइम होता है जो एग का बाहर की कवरिंग को तोड़ देता है, जिससे एग और स्पर्म आपस में फ्यूज हो जाए और जाइगोट बन पाए फर्टिलाइजेशन होने के लिए। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, व्हेन अ स्पर्म मीट्स एन एग दिस एंजाइम हेल्प ब्रेक डाउन द आउटर लेयर ऑफ द एग अलाउइंग फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस। तो यहां तक समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अब हम अगला टॉपिक समझेंगे वैक्यूल। अब वैक्यूल होता क्या है? वैक्यूल जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है और वैक्यूल जो सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई थैली होती है, जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे। ये देखिए, यही है वैक्यूल। ये जो है आपका एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई थैली है, या तो आप बैग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये प्लांट सेल है और ये हो गया उसका वैक्यूल। अब यहाँ पे वही लिखा है, वैक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन से घिरी हुई एक थैली है जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में सेल का। इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों सब्सटेंस मौजूद हो सकता है। अब वैक्यूल ये एनिमल सेल में बहुत ही छोटा होता है और प्लांट सेल में ये बहुत ही बड़ा होता है। प्लांट सेल का लगभग 50 to 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वैक्यूल। अब इस फिगर में आप गौर से देखिए। अब सपोज कीजिए एक पेड़ का पत्ता इतना हरा भरा क्यों दिखाई देता है, इतना खूबसूरत हरा भरा क्यों दिखाई देता है? अब जब भी आप पेड़ में पानी डालते हो या फिर बरसात का मौसम में, पेड़ इतना हरा भरा क्यों दिखाई देता है? जैसे ही पेड़ में पानी इंटर करता है तो प्लांट में सेल जो है वो स्वेल कर जाता है, ब्रश नहीं करता है। अब ऐसा क्यों होता है? ये जो पानी है ये पूरा वैक्यूल के अंदर आ जाता है, जिसके कारण सेल स्वेल कर जाता है। देखिए, ये प्लांट सेल है, ये स्वेल कर गया, यहाँ पे पानी एंटर कर गया। और जैसे ही आप पेड़ में पानी डालना बंद कर देते हो या फिर गर्मी का समय, आप गौर कीजिएगा पत्ते सूख जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेड़ के पत्ते में जो सेल होता है उससे पानी निकल जाता है। आप कह सकते हैं वैक्यूल से पानी निकल जाता है, तो जिसके कारण पत्ते सूख जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक सैप वैक्यूल और एक है फूड वैक्यूल। सैप वैक्यूल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ये लार्ज साइज का होता है और इसमें ये वैक्यूल में ये जो वैक्यूल आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, एमिनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन्स और वाटर भी इसमें होता है और कुछ मिनरल्स भी होता है। ठीक है, अब ये एक अमीबा है, ठीक है, और ये उसका वैक्यूल है। आप देख पा रहे होंगे कितना छोटा है और इसमें क्या हो रहा है, फूड स्टोर हो रहा है। तो ये एनिमल सेल में बहुत स्मॉल होता है और इसमें फूड पार्टिकल जो इसमें कंटेन होता है जिसको अमीबा द्वारा कंज्यूम किया जाता है। और ये एनिमल सेल में डाइजेशन में भी हेल्प करता है, फूड का डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो ठीक है, यहाँ तक वैक्यूल समझ में आया। तो अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है प्लास्टिड। ये जो है डबल मेम्ब्रेन होता है और ये बस प्लांट सेल में ही मौजूद होता है, एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। तो आप लिख सकते हैं एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये बस प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो है 3 टाइप का होता है, ये 3 टाइप का होता है। ठीक है, ये 3 टाइप का होता है, ये 3 टाइप का होता है। एक है क्लोरोप्लास्ट, पहला है आपका क्लोरोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो कि पत्ता में पाया जाता है और ये ग्रीन कलर का होता है। अब ये ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक पिगमेंट मौजूद होता है जिसको हम क्लोरोफिल का नाम से जानते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के कारण क्लोरोप्लास्ट हरा कलर का दिखाई देता है, ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ये लीफ में मौजूद होता है और ये इसका काम क्या है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट।
याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट जो है वो हरा कलर का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि एक इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कारण ही क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का दिखाई देता है। अब नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है ये रेड, येलो और ऑरेंज कलर का दिखाई देता है अब ऐसा क्यों होता है? इसमें भी एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कैरोटीन का नाम से जानते हैं। मतलब कैरोटीन का कारण ही क्रोमोप्लास्ट रेड कलर का, येलो कलर का, ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। अब फ्रूट्स देखे हैं कितना ब्यूटीफुल कलर का होता है, रेड कलर का, येलो कलर का। तो ये किसका कारण होता है? ये कैरोटीन पिगमेंट के कारण ये फ्रूट्स में और फ्लावर में प्रेजेंट होता है। अब इसका फंक्शन क्या है क्रोमोप्लास्ट का? देखो ये इंसेक्ट और बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। अब फ्लावर में इंसेक्ट को बैठते हुए देखे होंगे। अब ये इंसेक्ट क्यों जरूरी है फ्लावर के लिए या फिर पेड़ के लिए? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। फ्लावर में पोलन ग्रेन पाया जाता है और जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पे बैठता है तो उसका पैर में ये पोलन ग्रेन चिपक जाता है और वो इंसेक्ट जाके दूसरा फ्लावर में बैठता है और तो फिर ये पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देता है दूसरा फ्लावर तक, जो कि एक रिप्रोडक्शन का काम करता है। ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ठीक है। अब नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या कलर है? ये जो है कलरलेस है, ये कलरलेस है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता। और ये जो है ल्यूकोप्लास्ट जो है ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। ये भी 3 टाइप्स का होता है। क्या किया? तो पहले है यहाँ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको आप काट के लिख दीजिएगा एमाइलोप्लास्ट, AMYLOPLASTS, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। AMYLOPLASTS, एमाइलोप्लास्ट। अब एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? ये शुगर का स्टोर करता है, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? शुगर का स्टोर करता है। नेक्स्ट है इलाइलोप्लास्ट। अब ये क्या करता है? ये ऑयल और फैट्स का स्टोर करता है। अब नेक्स्ट क्या है? प्रोटीनोप्लास्ट। इसको आप एलुरोप्लास्ट भी कह सकते हैं, तो इसमें भी लिख दीजिएगा एलुरोप्लास्ट, ALUROPLASTS। अब एलुरोप्लास्ट क्या करता है? ये प्रोटीन का स्टोर करता है, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को और बर्ड्स को, ठीक है। अब ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? ये शुगर को स्टोर करता है, ऑयल को स्टोर करता है, फैट्स को स्टोर करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन, अब पहला फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। अब आप बताओ फोटोसिंथेसिस क्या होता है? हमें पता है कि पेड़ जो है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, मतलब पेड़ अपना खाना खुद बना सकता है। अब पेड़ अपना खाना खुद कैसे बनाता है? वो हम लोग से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जमीन से वाटर लेता है और उसमें सनलाइट का हेल्प से उसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है और सनलाइट का हेल्प से पेड़ अपना खाना खुद बनाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो पेड़ अपना खाना खुद बनाता है सनलाइट का इस्तेमाल करके, है ना। इसमें क्लोरोफिल कंटेन होता है, अभी बताया हम, जिसके कारण जो पत्ता है हरा कलर का दिखाई देता है। तो ये ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल का क्या काम है? ये ग्रीन पिगमेंट है और जो कि एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। अब ये ऑक्सीजन का प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट, है ना। ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन के बिना हम लोग रह नहीं पाएंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को रिलीज करता है। अब नेक्स्ट है स्टार्च स्टोर करता है, ठीक है। ये समझ में आया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अब अगला टॉपिक हम समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया देखिए इस फिगर में गौर से, ये आप ग्रीन ग्रीन कलर का देख पा रहे हैं, ये इसी को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको जूम करके देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को, इसमें दो मेम्ब्रेन होता है, एक हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये आपको दिख रहा होगा जो आउटर मेम्ब्रेन हो गया है ना ये, और ये देखिए आप, ये आप देख पा रहे होंगे, ये है इनर मेम्ब्रेन। अब दोनों मेम्ब्रेन का क्या क्या काम है? दोनों मेम्ब्रेन का अलग अलग काम है। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें पोरस होता है, मतलब छोटा छोटा पोर होता है, होल होता है, छेद होता है। अब ये पोर क्या करता है? ये स्मॉल मॉलिक्यूल को पास होने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये तो आउटर मेम्ब्रेन समझ में आया, ये स्मॉल मॉलिक्यूल को पास करने में हेल्प करता है, छोटा छोटा होल होता है। ठीक है ना, अब इसका क्या काम है इनर मेम्ब्रेन का? देखो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी रिलीज होता है। अब ये एनर्जी सेल में क्या काम आता है? तो सेल जब न्यू सेल बनता है या फिर हम लोग कोई काम करते हैं, मान लीजिए जब क्रिकेट खेलते हैं या फिर हम पढ़ा रहे हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं, जितना भी एनर्जी तो चाहिए होता ना इस समय भी, तो ये सब काम के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है वही हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है? एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्म में। अब एटीपी का क्या फुल फॉर्म है? एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये याद रखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? क्या है? एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो बच्चों, जैसे कि आपको कोई सामान खरीदना होता है तो आप इंडिया में रुपए के फॉर्म में पैसा देते हो दुकानदार को, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, तो ये रुपया क्या हो गया? इंडिया का करेंसी हो गया। वैसे ही अब बांग्लादेश चल जाओ, वहाँ टाका बोलता है करेंसी को, और वही आप अमेरिका चल जाओ, उसमें डॉलर कहा जाता है, उसमें करेंसी को डॉलर कहा जाता है, और डॉलर का फॉर्म में आप वहाँ पे कुछ सामान खरीद सकते हो, $5 $10 $20। तो ये जो है एटीपी जो है ये करेंसी है सेल का। यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन का क्या काम है? इनर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे एनर्जी जब प्रोड्यूस होता है ये अपना सरफेस को इंक्रीज कर देता है, जैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। ये आप देख पा रहे हो, ये जो फोल्ड्स है यहाँ पे ऐसे, इसको कहते हैं क्रिस्टे। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रिस्टे। तो जब एनर्जी फॉर्म होता है तो ये क्रिस्टे अपना सरफेस को इंक्रीज कर देता है जिससे एनर्जी स्टोर कर पाए। ठीक है, फिर ये एनर्जी हम लोग का काम में आ जाता है, हम जो भी काम करते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी हमें मिल जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें पोर कंटेन होता है, छोटा छोटा होल, जो भी मॉलिक्यूल एनर्जी बनाने में यूज होता है वो मॉलिक्यूल पास हो पाए, ये आउटर मेम्ब्रेन का काम है। इनर मेम्ब्रेन का क्या काम है? ये फोल्ड्स, इसको कहते हैं क्रिस्टे, और ये अपना सरफेस को इंक्रीज कर देता है जब एटीपी जनरेशन करता है, मतलब जब एनर्जी जनरेशन करता है। एनर्जी जो है रिलीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, किसका फॉर्म में? एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में। अब एटीपी का क्या फुल फॉर्म है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी क्या है? ये एक एनर्जी करेंसी है सेल का। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया सेल में जो डीएनए और राइबोसोम होता है वो तो होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, तो फूड जो है ये आपका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, जिससे एनर्जी रिलीज होता है, और इसमें जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? तो यहां तक समझ में आया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से हर बार पूछता है, व्हाट इज द पावर आउट ऑफ द सेल? तो क्या मेरा आंसर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंट होता है दोनों में? तो देखिए, पहला पॉइंट है सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। सेल वॉल क्या होता है मैं वीडियो में बताया हूं आपको, और यहाँ एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है और यहाँ प्लास्टिड एब्सेंट होता है।
प्लांट सेल में वैक्यूल जो है वो लार्ज होता है, लार्ज वैक्यूल पाया जाता है प्लांट सेल में, और इसमें लार्ज वैक्यूल नहीं पाया जाता। ठीक है, वैक्यूल तो पाया जाता है लेकिन लार्ज वैक्यूल नहीं पाया जाता है एनिमल सेल में, है ना। अगर देखा जाए इसका कंपेयर से इसका वैक्यूल छोटा रहता है। सेंट्रियोलिस प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है पर इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अगर आप लोग एग्जाम के लिए ये दोनों फिगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्लांट सेल का और एनिमल सेल का, ये पूछता है। ठीक है, और हर एक पार्ट्स का नाम भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्या होता है? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सेल बनता है। ठीक है, सेल डिवीजन क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सेल बनता है। ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है, एक माइटोसिस और एक हो गया मियोसिस। अब माइटोसिस क्या होता है? देखिए, ये मेरा मदर सेल है, ये जो सेल है ये क्या सेल है? मदर सेल है। इससे दो सेल और बन रहा है, बन रहा ना, ये हो गया आपका डॉटर सेल। तो माइटोसिस में क्या होता है? एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बनता है। ठीक है, और मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में एक मदर सेल से इसमें दो स्टेप फॉलो होता है। पहले तो दो डॉटर सेल बनता है, फिर ये सेल से फिर और दो बनता है। मतलब आप कह सकते हैं मियोसिस में एक मदर सेल से चार डॉटर सेल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, इसमें जो है इस सेल का पास 46 क्रोमोसोम है। जब सेल डिवीजन होगा तो डॉटर सेल का पास भी 46 क्रोमोसोम मौजूद होगा। पर मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। जब मदर सेल टूटता है तो इसमें 46 क्रोमोसोम होता है, पर जब ये सेल टूटता है, ये सेल डिवीजन करता है, इसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। तो 46 का हाफ क्या है? 23। तो यहाँ क्रोमोसोम जो है डॉटर सेल का पास 23 आ गया, और इसमें भी 46 से इसमें भी हाफ हो जाता है, यहाँ 23, यहाँ 23। यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें क्या होता है? ये जो है माइटोसिस इक्वल डिवीजन हो रहा है। मतलब देखियो, इसमें 46 क्रोमोसोम है। जब न्यू मदर सेल में जब डॉटर सेल बन रहा है, इन लोगों का पास भी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है? मायोसिस में जैसे यहाँ 46 क्रोमोसोम है, इसका पास 46 रहेगा, पर इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाता है? डिवीजन होता है। ठीक है, अब सेल डिवीजन में ये किस में हेल्प करता है? एक तो ग्रोथ में, जब हमारा हाइट बढ़ता है, बॉडी फैलता है, तो माइटोसिस प्रोसेस होता है। और रिपेयर ऑफ टिश्यू में, मान लो आपका कहीं कट गया तो कैसे ठीक होता है? तो इस प्रोसेस से, माइटोसिस प्रोसेस से सेल डिवीजन होता है। ठीक है, सेल अपना डॉटर सेल में, मदर सेल अपना डॉटर सेल में डिवीजन करता है, तब माइटोसिस प्रोसेस होता है। मतलब ये ग्रोथ में और रिपेयर ऑफ टिश्यू में माइटोसिस प्रोसेस होता है। अब मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में जब रिप्रोडक्शन का बाद बेबी बर्थ करता है, मतलब बेबी जन्म लेता है, तब मायोसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस समझ में आया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। देखो, मान लो कहीं कट गया, ठीक है, तो हमको पता है कि सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवाइड होके हम लोग का घाव भर जाता है। मतलब आप यहाँ से समझ सकते हो कि सेल डिवीजन होना बहुत ही बढ़िया चीज़ है अगर अच्छा से ये सेल डिवीजन होता है तो। पर जैसे कि मान लो यहाँ सेल डिवीजन हुआ है ना, यहाँ सेल डिवीजन हुआ, ये एक सेल आया, फिर यहाँ सेल आया, फिर यहाँ सेल आया, तो ये सेल डिवीजन होना अच्छी बात है। कब तक? जब तक ये कांटेक्ट में ना आ जाए। अब कांटेक्ट होने का बाद भी अगर सेल डिवीजन हो रहा है,
जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ सेल क्या हो रहा है, ये कांटेक्ट में आई है, लेकिन कांटेक्ट का आने के बाद भी सेल डिवीजन हो रहा है। मतलब सेल अपना कंट्रोल खो चुका है, वो सेल एबनॉर्मल सेल हो गया है, इसमें एक एबनॉर्मल सेल आ गया है, कुछ गड़बड़ी हो गया है, कुछ इसमें दिक्कत पैदा हो गया है। तो अब क्या होता है, सेल अपना कंट्रोल लूज कर देता है और अनकंट्रोल हो जाता है, जिससे सेल डिवीजन करते जाता है। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, देखिए ये सेल कांटेक्ट में आई है, फिर भी सेल डिवीजन कर रहा है, सेल डिवीजन हो ही रहा है। तो इस टाइम दिक्कत हो जाता है, मतलब एक कैंसर सेल वो आ जाता है यहाँ इस जगह पे, और ये कैंसर सेल क्या होता है, पूरा सेल डिवीजन करते रहता है, जिससे ट्यूमर्स फॉर्म होता है। ट्यूमर क्या है, ये मास है एबनॉर्मल सेल का। ये जैसे हम अभी बताए, जैसे एक एबनॉर्मल सेल डिवीजन कांटेक्ट में आई है, रुक गया, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर जहां कांटेक्ट में आने के बाद सेल डिवीजन हो रहा है, एक एबनॉर्मल सेल आ गया है, एक कैंसर सेल आ गया है। ये कैंसर सेल क्या करता है, सेल डिवीजन करते जाता है, रुकता नहीं है, तब इसमें दिक्कत आ जाता है। तो ट्यूमर क्या है, ये मास है एबनॉर्मल सेल का, ठीक है। जब कोई कैंसर सेल आ जाता है और अपना कंट्रोल को लूज कर देता है, तो सेल डिवीजन होते जाता है, तो ये ट्यूमर्स का फॉर्म हो जाता है, एक ट्यूमर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कॉन्टैक्ट सेल में, तो यहाँ पे वही लिखा है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में। तो एनिमल सेल वो डिवीजन होता है, और वो जैसे ही कांटेक्ट में आ जाता है अपना नेबरिंग सेल का साथ, तो रुक जाता है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट इनहिबिशन। ट्यूमर क्या है, एक कैंसर सेल आ जाता है और ये अपना कंट्रोल को लॉस कर देता है और सेल डिवीजन करते रहता है, तो इसको बोलते हैं ट्यूमर। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत है आप लोग को, आप एक बार कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो को और अच्छा से समझाने का, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में, ये आखिरी टॉपिक है एकदम, आप इनको पहचान रहे होंगे, अगर नहीं भी पहचानते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये है गॉटलिब हर्बरलैंड। ये जो थे, ये एक ऑस्ट्रेलियाई वनस्पति वैज्ञानिक थे, जिसको आप बॉटनिस्ट भी कहते हैं। इनको प्लांट टिश्यू कल्चर का जनक कहा जाता है, मतलब इनको उपाधि मिला है। क्यों मिला है, तो चलिए समझते इस टॉपिक से। सबसे पहले इन्होंने ही ये कहा कि अगर हम एक प्लांट से एक छोटा सा हिस्सा को काट ले और उसको प्लांट का कुछ पार्ट्स को लिया जाए और उसको लैब में अच्छा से ग्रो करवाए, टेस्ट ट्यूब में या फिर पेट्री प्लेट्स में, और इसको प्रॉपर कंडीशन में रखे, मतलब इसको प्रॉपर टेम्परेचर दे, प्रॉपर हार्मोन दे, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे, तो क्या होगा, ये छोटा सा हिस्सा से भी एक बड़ा प्लांट ग्रो कर लेगा, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं करेगी कि आप एक छोटा हिस्सा काट के आप अपना घर में रख दे तो एक बड़ा प्लांट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसको पूरा प्रॉपर कंडीशन मिलना चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर मिलना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, प्रॉपर हार्मोन मिलना चाहिए, तब जाके ये छोटा सा हिस्सा से एक बड़ा प्लांट उसी टाइप से आप ग्रो कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्या चीज़ है प्लांट का पास, ऐसा क्या चीज़ है जो एक छोटा सा हिस्सा से, एक छोटू सा हिस्सा से एक बड़ा प्लांट ग्रो कर लेता है? इनका पास एक सेल पाया जाता है जिनको हम बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल। क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंट सेल। और इस प्रोसेस को जो हम लोग छोटा सा हिस्सा को काट के लैब में उसको ग्रो करके एक बड़ा प्लांट ग्रो करवाए, उसी प्रोसेस को बोलते हैं टोटिपोटेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, और ये कौन दिए थे? ये हमारे ऑस्ट्रिया के महान साइंटिस्ट गॉटलिब हर्बरलैंड, ये दिए थे इस प्रोसेस को, ये बताए थे, सबसे पहले यही रिसर्च किए थे, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है।
कि एक लिविंग प्लांट सेल जो कि डेवलप कर सकता है एक कंप्लीट प्लांट को, अगर उसको सूटेबल न्यूट्रिएंट्स दिया जाए और फेवरेबल कंडीशन में रखा जाए, तो माने एक छोटा सा हिस्सा से भी एक बड़ा प्लांट बन सकता है। अब टोटीपोटेंसी क्या है? ये स्पेशल एबिलिटी है प्लांट सेल का, जिससे छोटा सा हिस्सा से भी एक बड़ा प्लांट ग्रो हो सके। और यही एबिलिटी को, यही प्रोसेस को क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। इसका बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कहीं दिक्कत है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, कहीं अगर पूरी तरह से क्लियर नहीं समझ में आया तो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना दोस्त का साथ भी शेयर कीजिए, जिससे इस चैनल का उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।